हाय फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। ये टॉपिक बिटकॉइंस के बारे में है। क्या आपको पता है मार्च 2020 में बिटकॉइंस का वैल्यू $8,000 था। दिसंबर 2020 में ये वैल्यू $29,000 तक चला गया और इस मार्च 2021 में इसका वैल्यू $60,000 है। सिर्फ एक साल के अंतर में ये लगभग 8 गुना वैल्यू बढ़ गया। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बिटकॉइन होता क्या है। बिटकॉइन इज नथिंग बट पीयर टू पीयर ट्रांसफर, मतलब जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को डिजिटली पैसा ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है वाया इंटरनेट, उसी को बिटकॉइन कहते हैं। अब आइए समझते हैं बिटकॉइन की उत्पत्ति कैसे हुई। आपको याद होगा लेहमैन ब्रदर्स क्राइसिस 2008। इस क्राइसिस के बाद बैंकिंग के नींव को ही हिला दिया था। लोगों का बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा ही उठ गया था। इसके बाद बिटकॉइन का जन्म हुआ और इसके जन्मदाता हैं संतोशी नाकामोटो। तो बेसिकली बिटकॉइन ने बैंकिंग के दो मेन इश्यूज थे उसको सॉल्व किया। सबसे पहला इशू ये था कि पैसा सेंट्रलाइज जगह पे बनाया जाता था, तो बिटकॉइन ने उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया और उसके सर्कुलेशन को भी डिसेंट्रलाइज कर दिया। तो दूसरा इशू था बैंकिंग सिस्टम का, वो था कि कुछ लोगों के कंट्रोल में ये सारा सिस्टम था, मतलब बैंक के मैनेजमेंट के कंट्रोल में बेसिकली था। अब इसको भी बिटकॉइन ने सॉल्व कर दिया। ये डिसेंट्रलाइज हो गया तो कुछ लोगों का कंट्रोल चला गया। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें वेरिएंट्स भी आने लगे। बिटकॉइंस के बहुत सारे वेरिएंट्स भी हैं, तो आप हर रेंज में आप बिटकॉइंस को खरीद सकते हैं। उस बिटकॉइंस को बनाने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। टेक्नोलॉजी जैसे क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन सब का इस्तेमाल किया गया और बिटकॉइन बनाया गया। अब बिटकॉइन को और आगे समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है, हमें करेंसी को समझना ज़रूरी है कि आखिर करेंसी का फंक्शन क्या है, हम करेंसी क्यों यूज़ करते हैं। तो करेंसी 3 तरीके से यूज़ किया जाता है। सबसे पहला करेंसी का यूज़ है कि वह मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इसका मतलब ये होता है कि हम मनी को, अगर हम कुछ, जैसे हम 10 रुपए की मनी को अगर कुछ दें तो हम एक चॉकलेट खरीद सकते हैं। आम भाषा में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उसका एक एक्सचेंज वैल्यू है, उसके बदले हमें कुछ मिल सकता है। दूसरा यूनिट ऑफ अकाउंट्स, खाते की इकाई जिसको कहते हैं। मतलब ये है कि कुछ वैल्यू होती है। दूसरा है खाते की इकाई या यूनिट ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब आम भाषा में समझें तो उसका मनी का कोई वैल्यू है जिसको हम बुक ऑफ अकाउंट्स में लिख सकते हैं। हम अपना प्रॉफिट, अपना लॉस, अपना लायबिलिटी, अपना एसेट, ये सब बुक ऑफ अकाउंट्स में लिख सकते हैं और हम उसको वैल्यू के माध्यम से समझ सकते हैं। और तीसरा जो करेंसी हमें हेल्प करता है वो है स्टोर ऑफ वैल्यू। अभी स्टोर ऑफ वैल्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट, इकोनॉमिक्स में एक्चुअली इस स्टोर ऑफ वैल्यू को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर करेंसी। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब ये होता है कि एक्चुअली इसी की वजह से सारा डिमांड मनी का है। मनी का डिमांड ही स्टोर ऑफ वैल्यू की वजह से है, क्योंकि हम उसको अपने पास रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि ये इन 3 पैरामीटर्स में क्या आपको लगता है बिटकॉइन खरा उतरता है? इसके बारे में आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, पर अगर आप मेरे हिसाब से जानना चाहते हैं तो बिटकॉइन इन वैल्यूज पे, इन 3 फंक्शंस पे खरा नहीं उतरता है। सबसे पहला अगर हम ले लें मीडियम ऑफ एक्सचेंज,
मीडियम ऑफ एक्सचेंज अगर आप देखें तो इस बिटकॉइंस का यूजर बेस इतना छोटा है, इतने कम लोगों के पास ये बिटकॉइन है कि हम इसको एक्सचेंज करके कुछ नहीं ले सकते। और दूसरी बात यह है, क्योंकि ये लीगल टेंडर नहीं माना जाता है बहुत सारे गवर्नमेंट के या कंट्रीज के हिसाब से, तो इसके वैल्यू में कोई हमें कुछ सामान दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, ये उसके ऊपर है। पर ये बट लीगली बाउंड कोई भी नहीं है कि अगर मैं क्रिप्टो करेंसी दूं तो आपको उसके बदले कोई आपको सामान देगा ही देगा। और क्योंकि बिटकॉइन करंट करेंसीज के मुकाबले के लिए कोई खतरा नहीं बन पाया, इस वजह से बहुत सारी कंट्रीज जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, उन्होंने इसको बैन कर दिया। इसको ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई इट इज नॉट सेफ, अपने कंट्री में लोगों को बता दिया कि इट इज नॉट सेफ, इट इज नॉट लीगल, सो आप इसमें खरीद बेच ना करें। अब आपने हाल ही में एलन मस्क का एक ट्वीट पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस हुआ था, बहुत सारे अखबार में छपा था, जिसमें उसने बहुत सारे बिटकॉइंस के एक वेरिएंट को खरीदा था और उसने ये क्लेम किया था कि टेस्ला में आज से बिटकॉइन एक्सेप्ट किया जाएगा। तो अगर आप टेस्ला का कोई भी प्रोडक्ट खरीदिएगा तो आप बिटकॉइन के बदले को दे सकते हैं और खरीद सकते हैं। ये उसके यूजर बेस को बढ़ाने का एक टैक्टिक्स था। दूसरा एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज को बढ़ाने का एक टैक्टिक्स था। पर अगर आप ही सोचें, टेस्ला के कितने लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, कितने एक ही ब्रांड के बल पे आप बिटकॉइंस को पूरी दुनिया में नहीं चला पाएंगे। इसीलिए बिटकॉइन एक क्रिप्टो एसेट बन के रह गया है, जिसका स्टोर वैल्यू तो है, डिजिटल स्टोर वैल्यू तो है, पर उसको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। अब 2018 में एक बहुत ही अच्छी चीज हुई। फेसबुक ने 2018 में बिटकॉइन जैसा एक नया करेंसी, जिसको वो लिब्रा नाम उसने दिया, वो लॉन्च करने के लिए उसने सारे सेंट्रल बैंक्स को प्रपोजल दिया। अब आपको तो पता ही है, फेसबुक के पास एक मार्केट प्लेस है जिसमें बहुत सारे बायर और सेलर डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन करते हैं। तो उस फेसबुक ने ये सोचा कि क्यों ना हम लिब्रा लॉन्च करके लिब्रा के थ्रू ही सारा ट्रांजैक्शन करवाएं। अब इस प्रपोजल के बाद जितनी सेंट्रल बैंक एजेंसीज और कंट्रीज और गवर्नमेंट्स थी, उनमें खलबली मच गई। इसलिए क्योंकि बैंकिंग सिस्टम ही इररिलेवेंट हो जाएगा अगर बड़े बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने नई करेंसीज लॉन्च कर दी। तब अब ये सारे सेंट्रल बैंक ने डिजिटल करेंसी बनाने के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, और इसको वो लोग कहते हैं CDBC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC। अब CBDC के बाद आपको क्या लगता है बिटकॉइंस का क्या होगा? आपको जो भी लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। पर मेरे हिसाब से बिटकॉइंस को लोग धीरे धीरे बाय कर देंगे, इसलिए क्योंकि बिटकॉइंस अभी भी अपना यूजर बेस सारी कंट्रीज में नहीं बढ़ा पाया है, वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं है, वो लीगली अप्रूव्ड नहीं है, और इसीलिए वो एक्सचेंज के रूप में अभी भी यूज नहीं होता है। और विथ CBDCs कमिंग ये मुझे और भी डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, उनके पास सारा सिस्टम इस्टेब्लिश्ड है। वो जिस दिन लॉन्च कर देंगे वो बहुत ही इजीली सब जगह सर्कुलेट भी हो जाएगा और वो करेंसी का डिजिटल करेंसी के रूप में इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा बिटकॉइंस के ऊपर सोचना। अगर आप मेरे से सहमत हैं तो कृपया कमेंट करें, अगर आप असहमत हैं तो भी प्लीज़ आप कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में फैलाएं। आप अगर मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं ऐसे और भी टॉपिक्स के ऊपर
नए वीडियोस बना के लॉन्च करूंगी। आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।